आपको ना काफी सारे लोगों ने ये सजेशन दिया होगा कि जब भी आप कोई नए शब्द का मीनिंग चेक करें तो हमेशा इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज करें। देखो गाइस, दे माइट बी राइट बट आई हैव अ डिफरेंट थ्योरी ऑल टुगेदर। और मेरी थ्योरी ये कहती है कि यार इंग्लिश तो खुद ही आधी अधूरी आती है, फिर एक नए शब्द का मीनिंग चेक कर रहे हैं इंग्लिश ही भाषा में, तो क्या गारंटी है कि 100% उस वर्ड का मीनिंग समझ आ जाएगा? राइट? डज इट मेक सेंस टू यू? वेल, मेरा मानना ये है कि अरे आप जब वर्ड का मीनिंग चेक करें तो पहले शब्द को तोड़ें, और तब तक तोड़ें जब तक उस शब्द का मीनिंग आपको अपनी लोकल भाषा में ना समझ आ जाए। वर्ड को देसी बनाओ, इंग्लिश का मीनिंग चेक करो लोकल लैंग्वेज के हिसाब से कि यार कौन से वाली भावनाएं एग्जैक्टली ये वर्ड व्यक्त करने में करेगा मुझको मदद। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ना वर्ड है मोरॉन। मोरॉन मोरॉन का मतलब इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से होता है अ स्टूपिड पर्सन। ठीक है, अ स्टूपिड पर्सन। अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी जब आप यूज करने लगोगे, ही इज अ मोरॉन। पर यार कितना मोरॉन, मतलब कितना स्टूपिड? मंदबुद्धि वाला स्टूपिड, ठप वाला स्टूपिड, मूर्ख वाला स्टूपिड, या वो वाला स्टूपिड जो हम चलते फिरते ऐसे ही किसी को भी बोल देते हैं? स्टूपिड है क्या? फन फैक्ट क्या है कि मोरॉन का मतलब एग्जैक्टली स्टूपिड नहीं होता। मोरॉन की इंटेंसिटी बहुत हाई है। कोई 10 गुना स्टूपिड होगा ना हमारी आम बोलचाल की भाषा के हिसाब से, तभी हम उसे मोरॉन बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस चलते फिरते हर किसी को कह दिया ही इज अ मोरॉन। अरे ये बहुत ही हैवी वर्ड है, फिट नहीं होगा। अब कंफर्टेबली हमें इस वर्ड का मीनिंग समझ आया है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हमें इस शब्द को यूज करना है अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ। नेटिव लैंग्वेज आपकी हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है। पंजाबी में या हिंदी में उसको यूज करने की कोशिश करें। यार तू मोरॉन है क्या? यार वो मोरॉन है, मुझे उससे बात ही नहीं करनी है। वर्ड के साथ दोस्ती होने लगी। अब आएगा थर्ड स्टेप कि इस वर्ड को हम सीधा इंग्लिश सेंटेंस के साथ यूज करेंगे। ही इज एन एब्सोल्यूट मोरॉन, आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू हिम। परफेक्ट। इस सिंपल टेक्निक से आज याद करेंगे 25 न्यू वर्ड्स, एडजेक्टिव्स, जो आपको मदद करेंगी लोगों के बारे में बात करने में कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो कुछ वैसा सा है। ये वाले वर्ड्स जो ब्लैंक है अभी माइंड में, इन गैप्स को फिल करेंगे सेम टेक्निक को फॉलो करके। मेरा नाम है विद्युषी। ये वीडियो आपको प्रेजेंट करी है ओशन इंग्लिश एकेडमी ने। पेड कोर्सेज के लिए इस नंबर पर कॉल। फ्री में स्पोकन इंग्लिश कोर्स अगर आप अटेंड करना चाहते हैं इस चैनल पर, तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और ये रहा हमारा पहला शब्द आपकी स्क्रीन पर, आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव कौन लोग होते हैं? जिनको ना झक मारना बहुत अच्छा लगता है। वो हर बात के ऊपर डिसएग्री कर जाएंगे, लड़ने का बहाना ढूंढेंगे ताकि आर्ग्यूमेंट्स हो। इन लोगों को आप बोलते हो आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यू करने वाले लोग होते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव। जब आप एक फोटो देखकर, एक कहानी बनाकर एक शब्द को याद करते हैं तो इसको बोलते हैं निमोनिक्स टेक्निक, कि दिमाग में ना एक मेमोरी बनाकर उस वर्ड को हमने सेव कर दिया हमेशा के लिए। तो कौन है आपकी फैमिली में ऐसा जो हर बात पे आपकी डिसएग्री करता है, लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहता है? तो आप बोलो जैक इज क्वाइट आर्ग्यूमेंटेटिव एंड आई डोंट लाइक टॉकिंग टू हिम। अब देखो वो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव है। शी इज सो आर्ग्यूमेंटेटिव एंड वेरी annoying। और बहुत ज्यादा annoying है, मतलब चिढ़ होती है उसको देखकर, गुस्सा आता है उसको देखकर। आहा, आई नो हम बोलते हैं ऐसे, है ना? तो लोकल भाषा की जो भावनाएं हैं उसको इंग्लिश से मिलाना है, इंग्लिश को आसान बनाने के लिए। शी इज सो आर्ग्यूमेंटेटिव एंड आई जस्ट डू नॉट लाइक टॉकिंग टू हर। क्या शब्द है? एक बार बोलने की कोशिश करें, आर्ग्यूमेंटेटिव। नेक्स्ट वर्ड है बैड टेम्पर्ड। अच्छा, इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बेड नहीं है, बेड मतलब बिस्तर होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है बैड। यू हैव टू ओपन योर माउथ अ लिटिल वाइडर ताकि सही साउंड प्रोड्यूस हो, और वर्ड है बैड। बैड टेम्पर्ड। अब बैड टेम्पर्ड कौन होते हैं? भड़कू टाइप के, गुस्सैल लोग। दे गेट एंग्री वेरी इजीली। जरा सा कुछ कर दो एकदम गुस्सा हो जाएंगे। तो ऐसे वाले लोगों के लिए वर्ड है बैड टेम्पर्ड। यार वो बहुत बैड टेम्पर्ड है, उसको थोड़ा सा काम रहना, शांत रहना सीखना चाहिए। तो अच्छा, एक और वर्ड ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब खड़ूस। वो होते हैं ना लोग जो हमेशा ऐसे मुंह बना के रखते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रम्पी। ग्रम्पी ग्रम्पी। अच्छा, वर्ड को अगर आप एक बार ऐसे गा लोगे ना तो भी वो याद हो जाएगा, ग्रम्पी। बैड टेम्पर्ड ग्रम्पी मैन। अ बैड टेम्पर्ड ग्रम्पी मैन, कॉमा के साथ सेंटेंस है। यार वो बहुत ही बैड टेम्पर्ड है, गुस्सैल है।
ही इज वेरी बैड टेम्पर्ड, मैं तो भाई उससे दूर रहता हूँ. आई स्टे आउट ऑफ हिज वे, आई स्टे आउट ऑफ हिज वे, जहां से वो जा रहा होता है भाई मैं उस जगह से ही दूर रहता हूँ. आई स्टे आउट ऑफ हिम. सो बैड टेम्पर्ड एंड ग्रम्पी. नेक्स्ट वर्ड बिग हेडेड. बिग हेडेड मतलब आपको पता है ना, वो कुछ लोग जो अपने आप को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही होशियार हैं. तो लोकल भाषा में, अच्छा ये मीनिंग आपको ना डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, ये मैंने अपनी भावनाओं के हिसाब से लिखे हैं. आप अपनी लोकल लैंग्वेज में इन मीनिंग्स का वर्ड लिखें जब अपने नोट्स बनाएं. तो मेरे हिसाब से जब मैं कहती हूँ ना यार वो महारानी समझती है क्या खुद को, मतलब वो महारानी है क्या, एरोगेंट है, वो सोचती है वो इंटेलिजेंट है और सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे बिग हेडेड. सेंटेंस देखते हैं. पता नहीं वो खुद को क्या समझती है कि वो क्या ही है यार, पता नहीं वो क्या ही समझती है यार खुद को कि क्या ही है और है कुछ नहीं. इस भावना को इंग्लिश में कहने के लिए हम कहेंगे शी इज सो बिग हेडेड. शी एक्ट्स, वो ऐसे एक्ट, आई एम सॉरी अबाउट दैट, एंड हियर वी गो. यस, शी इज सो बैड टेम्पर्ड. शी एक्ट्स, वो ऐसे एक्ट करती है जैसे कि वो हमारी बॉस हो. शी एक्ट्स as if she were our boss. ये है hypothetical situation, ये conditionals है. conditional के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए बना दूंगी. तो she is so big headed, she acts as if she were our boss, जैसे वो हमारी बॉस हो. सेंटेंस साथ में बोलते हैं. he is so big headed, I just don't like talking to him. यार वो पता नहीं वो ना बहुत बिग हेडेड है, मतलब वो बहुत ही सेल्फ ऑब्जेस्ड है. एक और नया शब्द हमने सीखा, सेल्फ ऑब्जेस्ड. सेल्फ ऑब्जेस्ड वो ही लोग होते हैं जो बस अपनी अपनी तारीफ करते रहते हैं, उनके लिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट बस वो हैं, सेल्फ ऑब्जेस्ड. दो वर्ड, बिग हेडेड. बिग हेडेड मतलब इंटेलिजेंट और अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाले. ऑब्सेस्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, जो सोचते हैं कि बस मैं ही मैं, मेरे बाद और कुछ नहीं, सेल्फ ऑब्सेस्ड. आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर नए वर्ड के साथ, और ये नया वर्ड है नाक से बना है. नाक, नोज, नोजी, नोजी, राइट. निमोनिक्स टेक्निक क्या होती है कि आप एक शब्द को ना उसके ऊपर, शब्द के ऊपर कुछ कहानी बना लो. जो नाक अपनी ऐसे करते हैं लोग, हर मैटर में अपनी नाक अड़ाते हैं, आगे लेकर आते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं नोजी. क्या करते हैं, ताक झाक करते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, अच्छा तुमने ये करा, अच्छा उसने ये बोला. नोजी, तुम क्यों घुस रहे हो यार, ये है एग्जैक्ट भावना जो हम हिंदी में बोलते हैं. यार तुम क्यों घुस रहे हो, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है. इस भावना को इंग्लिश में कहने के लिए हम सेंटेंस यूज करेंगे. डोंट बी सो नोजी, इट हैज नथिंग टू डू विद यू. इट हैज, इसका है कुछ भी नहीं तुमसे लेना देना. इट हैज नथिंग टू डू विद यू. डोंट बी सो नोजी. माई नेबर्स आर टू नोजी. मेरे नेबर्स कैसे हैं, नहीं है, मेरे नेबर्स बहुत प्यारे हैं. बस एक सेंटेंस के लिए, मेरे नेबर्स नोजी हैं, मतलब वो देखते रहते हैं क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कौन आ रहा है घर में, और ये लोग थोड़े से इरिटेटिंग होते हैं, राइट. क्या आप किसी नोजी बंदे को जानते हो. ये है नया वर्ड रिबेलियस. लेट्स फर्स्ट ट्राई टू स्पीक आउट दिस सेंटेंस टुगेदर. रिबेलियस, रिबेलियस. रिबेलियस कौन होते हैं, अड़ियल लोग, अड़ जाते हैं, जिद्दी एकदम. अगर आधा जिद्दी होगा तो मैं उसको स्टबर्न भी कह सकती हूँ. क्या बहुत स्टबर्न है वो, क्या है, जिद्दी है, स्टबर्न है, ठीक है. और अगर मैं कहूंगी कि यार बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, बहुत ज्यादा स्टबर्न है, तो मैं कहूंगी रिबेलियस है. रिबेलियस थोड़ा सा और फॉर्मल वर्ड हो गया. तो हमने कहा यार वो ना इतना जिद्दी है जैसे कि गधा. गधे को इंग्लिश में आप म्यूल भी बोलते हो, तो ही इज एज स्टबर्न एज अ म्यूल. और ये दूसरा बहुत प्यारा सेंटेंस, क्यों इतने अड़ियल बन रहे हो, क्यों इतनी ज्यादा जिद कर रहे हो. जब आप ऐसे हिंदी में बोलते हो तो उसके लिए इंग्लिश सेंटेंस आता है स्टॉप बीइंग सो रिबेलियस. स्टॉप बीइंग, होना बंद करो, क्या, अड़ियल. स्टॉप बीइंग क्या, सो रिबेलियस. स्टॉप बीइंग सो स्टबर्न. Last sentence, she is a rebellious, trouble-making girl. Trouble-making, परेशानी को बढ़ाने वाले होते हैं ना कुछ टीनेजर्स, कुछ ना कुछ खुरापात करते रहते हैं, उसको हम ट्रबल मेकिंग भी कह सकते हैं. तो ट्रबल मेकिंग और रिबेलियस, दो वर्ड्स हमने सीखे हैं ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जो बहुत जिद्दी हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी करते रहते हैं. तो शी इज अ रिबेलियस, ट्रबल मेकिंग गर्ल. Rebellious. Let's try to speak out the sentence together. Rebellious, rebellious.
रिबेलियस मतलब उसके ऊपर ऐसे बेल टंगी हुई है और हमने उस बेल को ऐसे बांधा हुआ है और उसे हम खींच रहे हैं, ऐसे इमेजिन करो। ये रिबेलियस है, यहाँ पे बेल है और बेल के आगे यहाँ पे कॉलर भी है, उस कॉलर से हमने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है और हम यूं खींच रहे हैं, तो वो रिबेलियस है। क्या है? रिबेलियस है और स्टबर्न है। ये बहुत प्यारा वर्ड है, अफेक्शनेट। अच्छा, अफेक्शनेट आप कहते हो ना यार आपका बच्चा ना बड़ा प्यार वाला है, वो क्यूट नहीं है, क्यूट तो वो है पर उसके अलावा ना वो सबको बड़ा प्यार करता है। आप कब आओगे, मौसी आप ये खा लो, अंकल आप ये खा लो, बड़े प्यारे से बच्चे होते हैं जो आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। डू यू अग्री विद मी? आज के बच्चे थोड़े खूंखार हो गए हैं, लिटिल डिमांडिंग। तो खैर अगर आप कहना चाहते हो कि ना आपका बच्चा बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यार वाला है, तो आप कहोगे शी इज सो अफेक्शनेट। वो सबको ऐसे फ्लार देती है क्योंकि वो सबको प्यार करती है। शी इज सो अफेक्शनेट। I feel affection for him. I like him. Straight forward लग रहा है, मैं उसे पसंद करती हूँ। पसंद नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा लाइक करते हैं और अच्छा लगता है हमें उन लोगों के आसपास थोड़ा रहना, थोड़ा सा मतलब प्यार आता है उन लोगों को देखकर। तो I feel affection for him और I feel affection for her. Affection यहाँ पे प्यार ही है, पर बहुत खूबसूरती से इस सेंटेंस को हमने फ्रेम किया है। I feel kind of affection for him. I feel kind of affection for her. Affectionate. कोई कहानी याद आ रही है affectionate वर्ड को याद कराने की? जैसे कि ना वो affectionate मतलब कुछ ऐसे सबको अफेक्ट करती है, उसकी जो वाइब्स है दूसरों को इतना अफेक्ट करती हैं कि वो उसके अपने बन जाते हैं। affectionate। चलो नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं और नेक्स्ट वर्ड है इवन टेम्पर्ड। पहले हमने पढ़ा था बैड टेम्पर्ड, अब हमने पढ़ा है इवन टेम्पर्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और मैं अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ ताकि मेरा जो टेम्परामेंट है वो हो इवन टेम्पर्ड। मतलब ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आए किसी चीज़ पर, ना बहुत ज़्यादा मैं एकदम से पैनिक करने लगूँ, ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं इवन टेम्पर्ड रहूँ, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में रहें। मेरे इमोशंस ऐसे ना हो कि एकदम बहुत खुश, एकदम रोना पिटना, दैट शुड नॉट हैपन। तो और एक और वर्ड इसके साथ, काम एंड कंपोज्ड। काम एंड कंपोस्ट कौन लोग होते हैं? जो बहुत ही शांत मिजाज के होते हैं, एकदम बिल्कुल ग्रेसफुली चलना, ग्रेसफुली बातें करनी, एकदम शांत और ग्रेसफुल। काम एंड कंपोज्ड, दो वर्ड्स सेम नेचर के हैं, इवन टेम्पर्ड और काम एंड कंपोज्ड। वो बहुत सही बंदा है। अब अगर ऐसे बोलना है ना कि यार वो ना बहुत ही सही बंदा है, वो बहुत ही सही बंदी है, इस सेंस में अगर आप बोलना चाहते हो कि यार वो बहुत शांत है और मतलब बहुत ही सॉर्टेड है, तो वर्ड्स हैं ही इज काम कंपोज्ड। इज काम एंड कंपोज्ड, वो बहुत शांत है। इवन टेम्पर्ड है, उसको गुस्सा नहीं आता, वो बिल्कुल ऐसा है, एकदम शांत रहता है, गुस्सा नहीं आता। कंपैशनेट है, मतलब दूसरों के लिए बहुत दयालु है, बहुत काइंड है और बहुत प्लेजेंट है। मतलब उसके अंदर से ना बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जिसके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और आपको उनके साथ रहकर थोड़ा हैप्पी फील होता है, आप कहोगे यार वो बंदा बहुत ही प्लेजेंट है। और कोई भी बंदा प्लेजेंट सिर्फ तभी हो सकता है जब वो काम और कंपोज्ड हो और क्या हो, इवन टेम्पर्ड हो, और इसके अलावा वो कंपैशनेट हो, दयालु हो, थॉटफुल हो। थॉटफुल मतलब जो दूसरों के बारे में हमेशा सोचता रहता है। 4 वर्ड्स एक ही स्लाइड में हमने याद किए हैं, एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। ओके, मैंने इमेजिन किया अपने बेस्ट फ्रेंड को, और मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो है काम, वो कंपोज्ड है, वो इवन टेम्पर्ड है, उसको गुस्सा भी नहीं आता है, वो बहुत ही प्लेजेंट पर्सनालिटी है, एकदम शांत, हैप्पी, पॉजिटिव, और इसके अलावा वो बहुत कंपैशनेट है, उससे किसी का दुख नहीं देखा जाता, बड़ा दयालु टाइप है। तो क्या है वो? कंपैशनेट। एक मंक हो सकता है, एक मंक में मिलेगी आपको ये सारी क्वालिटीज। मॉन्क नहीं, मंक ही प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो एक बार इस सेंटेंस को साथ में बोलेंगे ताकि ये शब्दों को हम याद कर पाए। He is calm and composed. He is calm and composed. Open your mouth wide enough. Let the right sounds come out. ठीक है, जोर से बोलें। He is calm and composed, even tempered, compassionate and pleasant. कौन है वो? Next word,
ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट देखो होते हैं ना कुछ लोग जो हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, छोटा सा भी अगर आप चेंज करोगे किसी चीज़ में तो वो एकदम नोटिस कर लेंगे। बहुत ही सेल्फ अवेयर लोग होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट और सेल्फ अवेयर भी कह सकते हो। अपने बारे में सारी ऑब्जर्वेशंस रखना कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, तो हम सेल्फ अवेयर हैं। और अगर हम सराउंडिंग की पूरी नज़र रखते हैं, क्या बदल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या बिहेवियर था, तो हम हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। और हर चीज़ को ऑब्जर्व करने वाला बंदा कहलाएगा ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट वो बहुत ही चतुर है, पता है, सब बड़े ध्यान से देखता है। भावनाएं आ रही है ना, वो बहुत ही चतुर है, पता है, वो ना हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखता है, समझता है, मतलब सही है यार, वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट है। अब आप इसे पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हो और नेगेटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हो। नेगेटिव में करोगे तो मतलब आप कह रहे हो थोड़ा नोजी भी है, ठीक है। और पॉजिटिव में करोगे तो आप, अगर आप टीचर हैं और बच्चे का फीडबैक दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, छोटी छोटी डिटेल्स को भी अच्छे से समझता है, तो आपका बच्चा है ऑब्जर्वेंट। सेंटेंस, ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट, वो बहुत होशियार है और हाईली ऑब्जर्वेंट है। देखो एक वर्ड लगाया हमने ऑब्जर्वेंट से पहले और सेंटेंस की खूबसूरती कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाईली ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट पर बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेंट है, वेरी ऑब्जर्वेंट ना लगाकर हमने कहा है हाईली ऑब्जर्वेंट। सो योर चाइल्ड इज क्वाइट इंटेलिजेंट एंड हाईली ऑब्जर्वेंट। अब आपकी बारी है, एक बार धीरे धीरे सेंटेंस को बोलने की कोशिश करेंगे। He is quite intelligent and highly observant. I'm very much fond of him. मतलब मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत, he is quite intelligent and highly observe करने वाला बंदा। observe करने वाला बंदा कौन हुआ? observant. He is intelligent and observant. observant होना एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, आपको कोई चीट नहीं कर सकता, आप हर सिचुएशन को बहुत ध्यान से समझते हो। अब आता है एक प्यारा सा वर्ड और ये वर्ड है टैक्टफुल। टैक्टफुल, ये था इस वीडियो का पार्ट 1। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आएँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक शेयर करें और पार्ट 2 लिखें। और जैसे ही 1000 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे, उसके 1 आवर के अंदर अंदर हम आपके लिए इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर देंगे। पर उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members, whosoever you think could learn something new out of this video. Thank you very much for being with me till the end. I'll meet you with the second part of this video. All the best. Keep learning, keep growing.